Bismillahirrahmanirrahim. Nasrubillah wa fatun kareem. So guys, assalamu alaikum. So finally we are here at 20th lecture of Account 230. In the last class we started with regressions and we studied the intercepts and we studied कि beta intercepts क्या होते हैं, यानी beta naught और beta 1 हमने I showed you the formulas. In today's class, at the end of the class, I'll show you how to derive those beta naught and beta 1. ठीक है, आज की आखिरी क्लास में हम लोग बीटा नॉट और बीटा 1 को ही हम डिराइव करेंगे. लास्ट क्लास को हमने छोड़ा था कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर और प्रेडिक्शन इंटरवल के ऊपर. आई लेफ्ट दोस टॉपिक्स एट दैट टाइम ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम. In today's class, I'll cover those concepts and और उसको हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, थोड़ी डिटेल में जाएंगे उसकी. Again, these two topics are very the prediction interval and confidence interval, they both, the confidence interval from mean responses, they both look like the same, but there is a very minor difference. I would say a very minor difference because the formulas for both of them are the same. The values that they're using, they both are the same, but again there's something which turns out to be different in both of those formulas. So yeah, हम वो करेंगे. इसके अलावा I'll show you the ANOVA test, the analysis of variance, which is one of the most critical thing while doing regressions. And then I'll show you the ANOVA F test. एक ANOVA F test भी होता है that is used to test the significance of beta parameters. And lastly, I'll be showing the derivations. So we'll start with confidence interval mean responses, and then the prediction intervals, and then the ANOVA, the analysis of variance, and then ANOVA F test, and in the last we will be covering the derivation of beta naught and beta 1 value, the slopes. Okay, how can we derive the OLS slopes? So that's our agenda for today. So without further ado, let's start our lecture. Okay, so basically the confidence. So what is a confidence interval for mean response? What do we mean by this? So basically what we want is we want to so let's say this. So हम इस तरह से इस क्यूरी को समझते हैं कि mean response क्या है basically. Mean response basically guys ये है कि आप लोग, आगे मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे हम एग्जांपल हम पिछले क्लास में कर रहे थे BMI और पर्सनल कि आप स्टेप्स कितने लेते हो. अगर मैं आपसे कहता हूँ अगर आपके पास एक ऐसा डेटा है जिस डेटा में यू कैन कवर, जिसमें आपकी जो एवरेज है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वो 9000 हो, तो आप ऑन एवरेज BMI कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, दिस इज व्हाट द मीन रिस्पॉन्स इज. ठीक है, सो आई एम टेलिंग यू कि आपने दो चीजें करनी है. तो बेसिकली द थिंग इज दिस, आई एम सेइंग कि आपके पास एक डेटा है जिसके अंदर लोगों के पास जो एवरेज ऑन एवरेज जो उन्होंने पर्सनल स्टेप्स लिए हैं, अपने जो अपने 1000 स्टेप्स लिए हैं वो 9000 लिए. ठीक है, आगे एग्जांपल भी इसी के ऊपर आएगी. उस पे ऑन एवरेज लोग जो हैं वो कितने उन्हें स्टेप चले होंगे. ठीक है, म्यू वाई स्टैंड्स फॉर द एक्सपेक्टेड स्टेप, एक्सपेक्टेड BMI. ठीक है, म्यू वाई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड BMI. तो हम म्यू वाई को हम एक्सपेक्टेड BI के तौर पर यूज करते हैं. तो कॉन्फिडेंस, तो बेसिकली उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने निकालना है कि आप, यानी दूसरे लफ्जों में कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन कि ऑन एवरेज जो है, जैसे मैंने बात की थी कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है. कॉन्फिडेंस इंटरवल, जब भी इंटरवल की बात होगी तो वी आर ऑलवेज कंसर्न के व्हाट वुड बी द ट्रू वैल्यू फॉर द पॉपुलेशन. ठीक है, व्हाट बी द ट्रू वैल्यू द पॉपुलेशन. इसमें हम कहेंगे व्हाट वुड बी द ट्रू एवरेज वैल्यू. ठीक है, सो कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन रिस्पांस मीन व्हाट वुड बी द ट्रू एवरेज वैल्यू फॉर द होल पॉपुलेशन. So that's the target. So this is what we are going to do today. एक इसमें यही बेसिकली यही चीज है. तो उसमें बेसिकली आपने T वैल्यू होगी और आपका n-2 आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा. उसके ऊपर आपने उस चीज से इसको जो से n-2 लिखा हुआ है, बेसिकली n-2 इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक है, यानी आपने जब T वैल्यू मैं आपको बोलूंगा तो आपने T वैल्यू निकालने के लिए आपने पूछना सैंपल साइज के, और सैंपल साइज निकालने के बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने अज्यूम कर लेना है. अगर मैंने आपको नहीं दिया होगा, एज्यूम्पशन लेते हुए कॉन्फिडेंस इंटरवल का वो 95% की हम देते हैं. अगर हम याद रखिएगा ड्यूरिंग द क्विज, ड्यूरिंग द एग्जाम, एनीवेयर, if the confidence interval is not given to you, you are free to choose confidence interval of 95%. ठीक है, 95% की मैंने आपकी थ्योरी बताई थी. मैंने आपको 95% की थ्योरी कैसे आई है, ये ऐसे नहीं हम चूज कर लेते हैं. बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है.
जो 2 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ डेटा होता है वो 95% आपके आपके 95% ऑफ डेटा में आपके 2 स्टैंडर्ड डिवीजन कवर हो जाती है. सो दैट्स व्हाई वी आर ऑलवेज ईगर टू पिक द 95%. वो कोई अल्हामी नंबर नहीं है, वो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर से हमने 95% हमने बाय डिफॉल्ट हम चूज करते हैं. ठीक है, स्टेटा पे अगर आप स्टेटा पे अगर आप गौर करो, स्टेटा में हमने लास्ट क्लास में किया था, तो स्टेटा बाय डिफॉल्ट 95% चूज करते हैं. वी कैन ऑल्टर दोस कॉन्फिडेंस लेवल, but by default Stata will also choose the 95% confidence level. So coming back to the last जो हम क्लास में हम कर रहे थे, जो बेसिकली हमने इसमें नोट किया था. तो बेसिकली अभी आप यहाँ पे नोट करो, तो यहाँ पे आपको म्यू बाय आपको मैंने बता दिया, टी स्टार मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको स्टैंडर्ड एरर नहीं निकालना बताया. मैं स्टैंडर्ड एरर अभी आपको इसी ही क्लास में इसका फार्मूला भी आपको बता दूंगा. अगेन guys, you don't need to memorize these formulas. What I would recommend all of you, all of the students in the class, कि आप लोग करना है कि जितने फॉर्मूलाज मैंने अपने स्लाइड्स में लिखे हुए हैं स्टैंडर्ड एरर्स के, कीप देम इन वन स्लाइड. ठीक है, ड्यूरिंग द क्विज कीप देम इन वन स्लाइड इंस्टेड ऑफ ओपनिंग दोज थिंग्स दैट विल सेव यू टाइम. ठीक है, and my idea is that you get intuition behind why are we using these formulas. ठीक है, फॉर्मूला मेमोराइज नहीं करना, just keep those formulas in your slides, so it will be easy for you during the quiz. It will save your time. तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर बेसिकली क्या हुआ जनाब, कि अगर आप लोग नोट करो, सबसे पहले हम बजाय इसके कि आप इसको पढ़ो, पहले आप यहाँ पे इस चीज को देखो जो आगे कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात हो रही है. सो लेट्स फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द एवरेज BMI एट x इज इक्वल टू 9.0. ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर किसी 9 स्टेप्स लिए हैं, 9 हमने क्या कहा था, हमारा x वे इट वाज इन थाउजेंड्स. अगेन गाइस, दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी हुई, तो यू नीड टू वॉच द लास्ट वीडियो जो हमने पिछले लेक्चर में दी थी. ये उसी लेक्चर कंटिन्यूशन है. और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो 9.0 यहाँ पे आया, और 9.0 पे आके आप लोग यहाँ पे 9.0 जो है आपने यहाँ पे लिखा, तो हमारा प्रेडिक्टेड BMI जो होगा वो क्या होगा, इट विल बी 23.7. ठीक है, इट विल बी 23.7. आपने इन वैल्यू में आपने 23.7 आपने यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, टी वैल्यू 95 की है. ठीक है, 95 में जैसे मैंने आपको टेबल पढ़ना आपको सिखाया, आपको इसमें आपके 100 रिस्पॉन्सेज थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसी के साथ 95 की लेनी है आपने, और आपकी टी वैल्यू भी आ जाएगी. एंड देन देयर इज अ स्टैंडर्ड एरर. ठीक है, यहाँ पे से बोला सॉफ्टवेयर टेल्स अस, क्योंकि अक्सर ये चीजें हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे होते हैं, मैनुअली नहीं करते. ठीक है, I'll also show you, I'll try to show you this thing, how to do this thing in Stata. बल्कि हाँ, स्टेटा में दिखाया जा सकता है, तो हम स्टेटा में भी इसको दिखा सकते हैं आपको. तो वो उसमें किस तरह से करेंगे वो भी हम आपको दिखा देंगे. तो बल्कि ना मैं I'll ask you during the class. I'll ask you first during the class. ठीक है, कि इसको हम स्टेटा में कैसे कर सकते हैं. मैंने आपको कमांड स्टेटा में ऑलरेडी दिखा चुका हुआ हूँ. बस आपको थोड़ा सा जोड़ेंगे हम उस पुरानी चीज के साथ, एंड देन वी कैन डू इट ऑन योर ओन. जी राफे, ये जो 0.655 है, ये बेसिकली जो आपका टी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई ये हुई बीटा है वैल्यू एसई है से. जी. नहीं अच्छा, नहीं नहीं, ये यार जो ये 29.578 है ना, -0.655, ये बेसिकली आपका वो इक्वेशन थी. बेसिकली ये इक्वेशन है, इसमें 29.57 है और माइनस बीटा यहाँ पर है. ठीक है, तो वो तो इक्वेशन वापस उसने यहाँ पे लिख दी, और वहाँ पे उसने पीए की जगह 9.0 लिख दी. ठीक है, 9.0 लिख दिया और साथ 23.7 उसने निकाल ली, और कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन रिस्पांस जो है उसने टी वैल्यूज यहाँ पे अज्यूम कर ली. ठीक है, अच्छा अब जी आदिल. तो फिर सर ये जो बीएमआई है ये बेसिकली म्यू वाई है हमारे फॉर्मूला में. म्यू वाई है बेसिकली, दिस इज एवरेज बीएमआई. ठीक है, दिस इज द एवरेज बीएमआई. लेकिन इसको एवरेज बनाना है, लेकिन इसको उसको बताना कैसे, अभी हम उस पर हम आते हैं. ठीक है, अच्छा अब अगर आप लोग नोट करो यहाँ पे ना, ये जो आपकी रेड लाइन है ना, बेसिकली ये आपकी ओएलएस लाइन है. ठीक है, इसको लीस्ट स्क्वायर लाइन कह लो, ओएलएस कह लो, जो आपकी ये वाली लाइन है. सॉरी, मैं दूसरे अपने कंप्यूटर पे कर रहा हूँ. यहाँ पे आपकी ये जो लाइन है बीच में, जो आपकी बगैर ये जो स्ट्रेट लाइन है रेड वाली मिडल लाइन, दिस इज द ओएलएस लाइन. ठीक है, दिस इज दी ओएलएस लाइन. और ये जो आपके यहाँ पे ये पॉइंट्स हैं, ये जो आपकी ये लाइंस हैं, जो आपकी डैश लाइंस हैं, दीज आर द कॉन्फिडेंस इंटरवल्स. ठीक है, दीज आर द कॉन्फिडेंस इंटरवल्स. ठीक है, अच्छा अब जरा नोट करो कि जब आप कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पे अभी 9 की बात हुई थी, तो 9 के ऊपर आके ना ये पॉइंट्स हैं आपके, एक ऊपर है और एक नीचे. ठीक है, जो 9 पे आपने पॉइंट फिल किया, तो 9 पे आपकी ये लाइन आ गई, यहाँ पर ये वाला पॉइंट्स है. ठीक है, ये आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल है 9 पर.
आपने एक पॉइंट पे निकाल लिया। अब अगर आप इस पूरे एक्सेस को ऑल्टर करो, इस एक्सेस पे वैल्यू लेके करना शुरू करो, तो व्हाट यू विल फाइंड इज दिस, कि आप जब डेटा के मीन पे जाते हो ना, डेटा के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे, तो आप देखोगे कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है श्रिंक हो रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आर श्रिंकिंग व्हेन यू आर नियर द मीन, ठीक है। व्हेन यू आर फार फ्रॉम द मीन, आपके कॉन्फिडेंस लेवल जो है दे अगेन गेट वाइडर, ठीक है। इट इज नॉट द कोइंसिडेंस, इट इज द फॉर्मूलाज दैट वी आर यूजिंग, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि आपका डेटा जब एवरेज के ऊपर आपका है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल छोटे हैं। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर आपने डेटा की एवरेज, अगर आप अपने डेटा की ट्रू एवरेज देखना चाहते हो कॉन्फिडेंस लेवल की, तो वो मीन पे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, क्योंकि इसकी विथ छोटी है कॉन्फिडेंस लेवल की। लेकिन जैसे जैसे अपने डेटा से आप अपने दूर होते जाओगे आप, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल की विथ बड़ी हो जाएगी, विच मीन्स कि आप इतने ज़्यादा श्योर नहीं हो। विथ छोटी होने का मतलब बेसिकली ये होता है कि यू आर मोर श्योर कि आपकी वैल्यू इसी इसी इसे करीब करीब होगी। लेकिन जैसे जैसे आप 9 से आगे जाते जाओ, ठीक है, तो आप देखोगे अब आपके लिए थोड़ा सा आपका विथ बढ़ती जा रही है, विच मीन्स कि यू आर स्टिल सेइंग कि 95% ऑफ टाइम मेरी एवरेज जो है, द एवरेज विल बी हियर। लेकिन अगेन यू आर सेइंग कि इसमें भी थोड़ा बहुत वो एक डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो अगेन ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए दोबारा जो है, आप लोगों के लिए स्लाइड्स में दोबारा इसलिए मैंने इस तरह से रखी थी ताकि आई कैन वेक यू ऑल अप। 23.7 आ गया, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स, तो अब जो हमने नंबर निकाला है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो इफ यू सैंपल्ड, मैं बेसिकली एनोटेशन यूज नहीं कर रहा, बेसिकली मेरा माउस दूसरी साइड पे था, तो मैं दोबारा इस चीज़ को दोबारा एक दो दिखा लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन जो है वो थोड़ी सी ना रहे यहाँ पर। तो बेसिकली गैस यहाँ पे देखो, जब आप 9 पर हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है छोटा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने, बेसिकली 9 इज लाइक द मिड पॉइंट ऑफ द डेटा ना, 9 एंड दीज आर लाइक द मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ पॉइंट्स, ठीक है। और जैसे जैसे आप 9 से आगे जा रहे हो तो आप देखोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसका जो विथ है वो बढ़ना शुरू हो गई है, ठीक है। जितना आप दूर दूर जाते जा रहे हो उतनी कॉन्फिडेंस लेवल की श्रिंक जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये वो चीज़ है बेसिकली कि बेसिकली आपका, और अगर आप पीछे भी जाना शुरू कर दो तो अभी देखोगे आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ना, आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल, सॉरी, कॉन्फिडेंस लेवल तो कांस्टेंट है, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो मैं इसकी बात कर रहा था। आई होप दिस मेक सेंस नाउ। आदिल, सर ये कॉन्फिडेंस इंटरवल श्रिंक होने की क्या इंट्यूएशन है? बेसिकली कॉन्फिडेंस लेवल की स्ट्रिंग को नहीं, आप अगर अपने फॉर्मूले को आप नोट करो तो बेसिकली इसमें जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको इसमें आप करेगी उसमें बेसिकली आपका होगा आपका स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड एरर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और अगर आपका स्टैंडर्ड एरर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इन अदर वर्ड्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। नियर द मीन आपका कॉन्फिडेंस लेवल छोटा होता, आपका जो स्टैंड जो आप बेसिकली ये वैल्यूज तो वैसी ही है, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। बेसिकली दो चीज़ें चेंज हो रही हैं जब आप बढ़ाते हो, एक तो आपका म्यू हेड बढ़ जाता है और दूसरा आपका स्टैंडर्ड एरर चेंज होना शुरू हो जाता है। आपका स्टैंडर्ड कांस्टेंट नहीं है, इट चेंजेस विद एवरी प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो जब वो ज़्यादा बड़ी होगी तो फिर आपका उससे आपका डेटा उससे चेंज होना शुरू कर देगा, ठीक है। आई शो यू व्हाट द स्टैंडर्ड एरर इज। अगेन मैं इतना ज़्यादा इसको इसलिए छुपा रहा हूँ क्योंकि दीज फार्मूलाज आर लाइक द डिफाइंड फार्मूलाज। इट इज हमारी क्लास के स्कोप से बाहर है कि आई कैन शो यू द प्रूफ ऑफ दिस फार्मूलाज एट दिस टाइम, ठीक है। if you end up if you end up taking advanced statistics courses from mathematics department, you will be learning the theory, the formula derivation behind how these formulas are coming up in this case. So what does it mean? It means, so basically again जो हमने 23.7 निकाला, इसमें आप इसका मतलब क्या है, म्यू हेड का मतलब क्या है, तो इसका मतलब बेसिकली ये है, if we sample many women who averaged 9,000 steps per day, we would expect their BMI to be between 23.0 and 24 kg per meter square, ठीक है। that's what it means, ठीक है। तो इसका मतलब ये था। अब इसी से मिलती जुलती चीज जो कि अक्सर आपको क्विज में या इन सब्जेक्ट में कंफ्यूज कर सकती है, एक था कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन रिस्पॉन्स एंड द अदर वन इज द प्रिडिक्शन इंटरवल, ठीक है, द प्रिडिक्शन इंटरवल। तो अगेन इफ यू सी फार्मूला अगेन वही है, वाई हैट का फार्मूला वही होता है जो आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। वाई हैट का फार्मूला बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स बार एक्स स्टार ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है, ठीक है। फार्मूला वही है लेकिन वहीं यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे वाई हैट इसलिए यूज किया क्योंकि ये थोड़ा सा फर्क है उस चीज से, आपके बुक में भी इसको फर्क किया गया और यहाँ पे वाई हैट है, ठीक है।
तो फर्क जनाब क्या है? So in the last example, we predicted the average BMI for an average of 9,000 steps per day. ठीक है? Last example के अंदर we predicted the average BMI for an average of 9,000 steps per day. ठीक है? Suppose now we are interested in predicting an observation for BMI for women averaging 9,000 steps per day. पहले जो आप डेटा के अंदर ही थे, अब आप बताओ क्या कर रहे हो? अब आप अज्यूम ये कर रहे हो कि आपके पास एक डिफरेंट एक और चीज आई है, एक डिफरेंट एक और वो आपके पास ऑब्जर्वेशन आई है जिसकी BMI 9,000 स्टेप्स पर डे। आपने डेटा में नहीं अब एग्जिस्ट करते, अब आपके पास एक और अलग से ऑब्जर्वेशन आई है। ठीक है, अलग से एक ऑब्जर्वेशन आई है और आप उसको प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो कि आपका मॉडल उसके बारे में प्रिडिक्ट क्या करेगा। ठीक है, एंड प्रिडिक्शन इंटरवल्स विल टेल यू कि आप कितना श्योर हो कि वो वैल्यू आपके उस डेटा में लाई करती है। सो दिस इज तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द एक्यूरेसी ऑफ योर मॉडल। ठीक है, यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट कि आपका उसमें क्या होता है। ठीक है, so if we use our regression estimates, ठीक है, we would be expecting BMI to be 23.7 kg per meter square। ठीक है, our regression equation was, जो मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, a useful prediction। ठीक है, आपने प्रिडिक्शन की है, प्रिडिक्शन करने के बाद you should be including a margin of error। margin of error means कि you need to incorporate कि आपकी जो वैल्यू जो आपने प्रिडिक्ट की है, मार्जिन ऑफ एरर क्या बताता है कि फ्रॉम द ट्रू वैल्यू वो कितना ऊपर या कितना नीचे कितनी है। ठीक है, मार्जिन ऑफ एरर बताता है ना आपको कि फ्रॉम द ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू आपकी जो वैल्यू है वो कितना उससे ऊपर या नीचे कितना है। ठीक है, तो द इंटरवल यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द प्रेडिक्शन इंटरवल। प्रेडिक्शन इंटरवल के बारे में तो प्रेडिक्शन इंटरवल के बारे में तो थिंक ऑफ व्हाट योर मॉडल प्रेडिक्ट इफ यू ब्रिंग एन एडिशन। तो इस तरह सोचो कि आपका मॉडल प्रेडिक्ट क्या करेगा इफ यू ब्रिंग एन एडिशनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो कंसिडर डूइंग द फॉलोइंग थिंग मेनी टाइम्स। ठीक है, ड्रॉ सैंपल ऑफ n ऑब्जर्वेशंस विद xi yi। xi yi का मतलब है कि एक एक बंदे की xi भी आपके पर्सनल स्टेप्स हैं और yi उसका BMI है, एंड देन वन एडिशनल ऑब्जर्वेशन व्हिच इज x स्टार कॉमा y। ठीक है, दिस इज व्हाट द एडिशनल ऑब्जर्वेशन इज। आप उसमें साथ एक एडिशनल ऑब्जर्वेशन डालते हो और उससे आप और उस 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आप कैलकुलेट करते हो फॉर व्हेन x इज इक्वल टू x स्टार, जो न्यू एडिशन यूजिंग सैंपल ऑफ साइज n। यानी आपका साइज वही है सैंपल का, आपने सैंपल का साइज नहीं बढ़ाते। ठीक है, और उसी सैंपल के थ्रू उसकी प्रेडिक्शन इंटरवल चेक करते हो। ठीक है, द 95% ऑफ द प्रेडिक्शन इंटरवल विल कंटेन द वैल्यू फॉर द एडिशनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी हम कह रहे हैं कि 95% ऑफ द टाइम हमारा जो प्रेडिक्शन इंटरवल होगा उसमें वो वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी, वो वाली 5% ऑफ टाइम वो वैल्यू उसकी ट्रू वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती होगी। दिस इज व्हाट इट मींस। ठीक है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्शन इंटरवल एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन रिस्पांस इज द डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, दोनों में फर्क सिर्फ स्टैंडर्ड एरर का। ठीक है, अब द ड्रम रोल्स। ठीक है, अब मैं आपको दोनों के फॉर्मूलाज दिखा दूंगा। अगेन I'll try to interpret those formulas for you, but I cannot show you how these formulas are derived at this time. So again, the second last line के बारे में जो यहाँ पे लाइन में दोबारा इसको रिपीट कर दूँ, what I'm trying to say, the 95% confidence interval will contain the value of y for the additional observation. In other words, what I'm trying to say is the probability that this method produces an interval that contains the value of future observation is 0.95%. Sorry, it's 0.95 or 95%. ठीक है, the probability that this methods produce an interval that contains the value of future observation is 0.95 or 95%. That's what it means. So अगेन मैं बार बार कह रहा था कि फार्मूला आएगा, तो ये वो फार्मूला है। ठीक है, अगेन यू मस्ट बी अमेज्ड के फार्मूला में आपका एक यू हेड है। यू हेड का फार्मूला बेसिकली इट्स द मीन रिस्पांस। ठीक है, दिस इज द मीन रिस्पांस। जो मीन रिस्पांस ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल में था वो आपने इसमें ये यूज किया। और सेकंड वाले केस के अंदर द स्टैंडर्ड फॉर प्रेडिक्टिव इंटरवल फॉर प्रेडिक्टिव इंडिविजुअल रिस्पांस इज दिस। ठीक है, दोनों का फार्मूलाज देख लो, एक जैसे ही हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है इसमें +1 भी आ गया। इसमें +1 आने की जो वजह बेसिकली वो क्या है, अगर आप देखो तो मैंने आपको बोला कि आप अपना सैंपल बार बार ड्रॉ सैंपल करोगे, ड्रॉ सैंपल ऑफ xi yi विद एन एडिशनल ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
कॉन्फिडेंस इंटरवल में आप अपना सैंपल बार बार नहीं निकालते, आपने बस एक दफ़ा निकाल लिया आपने और मीन इंटरवल आपने कैलकुलेट किया एंड यू गॉट द आंसर फॉर ऑफ योर डेटा। लेकिन द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दिस कि अगर आप बार बार निकालोगे तो आपका सैंपल की बार बार स्टैंडर्ड चेंज होगा, ठीक है। तो अकाउंट फॉर दिस थिंग यहाँ पे उसने +1 करके उसको दोबारा यानी +1 जो यहाँ पे इसने किया है उसने उस 1 से उसको एडजस्टमेंट किया उसके डेटा की। अगेन आई थिंक I won't be doing justice to that of much. लेकिन there's a difference between formulas. The baseline is the difference between these two concepts is basically only due to the formulas. The formulas are making difference due to which we are seeing the difference in values. और वो difference in values आता कैसे है? वो इस तरह से आता है। अगर आप लोग नोट करो तो आपने ये पहले मैं आपको फॉर्मूला भी आपको मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। आपको मैं पहला फॉर्मूला जो है मैं आपको दिखा चुका था जिसमें आपको पहली फिगर में दिखा चुका हूँ कि और उसी चीज़ को अगर प्रेडिक्शन इंटरवल में देखा जाए तो प्रेडिक्शन इंटरवल में वो किस तरह से वो आएगा। दूसरे लफ्ज़ों में वो कहना ये चाह रहा है यहाँ प्रेडिक्शन इंटरवल के अंदर कि अगर आप कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करते हो किसी न्यू ऑब्जर्वेशन के लिए तो 95% ऑफ टाइम वो वैल्यू हमारे सैंपल के अंदर एग्जिस्ट करती होगी जो BMI होगा, ठीक है, यूजिंग PA का। Again, the prediction intervals, इस case में they are not giving us any useful information, लेकिन sometimes it can give us a very useful information sometimes. जी, आदिल। सर थोड़ा सा फॉर्मूले के बारे में ही सवाल है। फॉर एग्जांपल हमारी n जो है वो 100 है, ठीक। तो हमने एक एडिशनल ऑब्जर्वेशन प्रिडिक्ट करनी है, तो जो स्टैंडर्ड एरर होगा उसके अंदर n101 पुट करेंगे। नहीं, 100 वही मैंने बात बोली थी। उसके अंदर आप अपना सैंपल साइज नहीं बढ़ाओगे, सैंपल साइज आपका पुराना वही है, ठीक है। सैंपल साइज बढ़ाने की वजह आप बढ़ा क्यों नहीं रहे, उसकी वजह बेसिकली है कि आप अपने सैंपल से प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, वो आपके सैंपल का हिस्सा नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट करो आपने अपना मॉडल निकाल के दे दिए और आपके पास हसन आ जाता है, हसन आके आपको बोलता है कि मेरे पास एक और वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। आपने मॉडल से प्रिडिक्ट करके बताओ कि आपका मॉडल कितना वैल्यू देते हैं। आप उसको बोलोगे जनाब ये वैल्यू आती है, हसन आगे से कहेगा ठीक है। आप हसन अगर आप वैल्यू दोगे ना हसन को, हसन आगे से बताओ आपको बोलना कि हसन ने बोलना है मेरी ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप कहोगे यार हसन 1 मिनट ठहर जाएगा और आप हसन के साथ गपशप लगाओगे और आप कहोगे यार मैं आपको इंटरवल निकाल के देता हूँ। आप कहोगे 95 टाइम मेरे जो इंटरवल मैंने आपको दिया ना आपकी वैल्यू इस इंटरवल के अंदर है, ठीक है। और इंटरवल फिर आप हसन कहेगा हाँ मेरी वैल्यू आके इस इंटरवल में, ठीक है। तो इंटरवल गिव्स यू द रूम टू प्रिडिक्ट द वैल्यू, ठीक है। इंटरवल गिव्स यू द रूम टू प्रिडिक्ट द वैल्यू। आपने जो वैल्यू प्रिडिक्ट की है वो वाली वैल्यू आपकी वैल्यू ने बताई है, लेकिन दैट कैन नॉट बी ट्रू। इंटरवल आपके लिए क्या कहता है, इंटरवल आपको एक रूम देता है कि आपकी वैल्यू किस रेंज में फॉल कर सकती है उस वैल्यू पर, ठीक है। तो इन दिस केस अगर आप यहाँ पे देखो अगर कोई दूसरा नया बंदा आता है और 9 वैल्यू मुझसे पूछता है कि जी 9 वैल्यू क्या है उसकी, तो 9 वैल्यू केस में क्या होगा, 9 वैल्यू केस में वो यहाँ पर वो वैल्यू पे पुट करेगा और यहाँ पे उस 9 वैल्यू में चेक कर सकता होगा कि वैल्यू का कितना डिस्पर्शन हो सकती है। ऑन एवरेज ये वैल्यू होगी, लेकिन उसकी डिस्पर्शन कितनी होगी वो यहाँ से उसको प्रिडिक्ट करके बता सकते हो, ठीक है। तो ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यू कैन सी कि दोनों में एक ही वैल्यूज आती है लेकिन स्टैंडर्ड एरर डिफरेंट होने की वजह से वैल्यूज एकदम से डिफरेंट हो जाती हैं। ओके अच्छा, एक चीज़ सॉरी गाइस, मैं अपने वो आउटलाइन जब मैं शुरू बता रहा था कि मैं भूल गया था बताना। एक और चीज़ होती है ट्रांसफॉर्मिंग वेरिएबल्स, ठीक है। रिग्रेशन रन करते हुए हमने एक बात बोली थी कि वी हैव टू अज्यूम अ लीनियर रिलेशनशिप इफ देयर इज नो अगर हम स्कैटर प्लॉट बनाए एंड इफ वी कांट फाइंड एनी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है, इट मेक्स सो इट वीकन्स अवर पॉइंट, इट वीकन्स अवर स्टडी फॉर अ लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो we need to find some arguments that can strengthen our core, that can strengthen our cause for regressions. अगर regressions के अंदर you cannot find a linear relation between the variables, so regression would be hard to justify what you are saying. You won't be able to use regression to justify the relationship or the slopes between the variables. So in that case, ऐसा नहीं होता कि हम लोग बस ऐसे अपना हम बैठ जाएं या जी हम कुछ कर नहीं सकते. We need to do something in that case. So one of the way to do that thing is we can transform the variables to make the relationship linear. ठीक है, आप variables को transform कर सकते हो. What do I mean by transformation? By transformation I mean you can take the log.
ठीक है. One of the most common way to make a linear relationship between the variables, you can take the log. ठीक है. log क्या करता है? log आपके variables को normalize कर देता है. और what you can do is, ज़्यादा लोग log लेते हैं, लोग exponents भी ले रहे होते हैं अपनी स्टडी को जस्टिफाई करने के लिए. और मैंने कुछ लोगों के पीएचडी डिफेंस भी देखे हैं, वो लोग उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ले जाते हैं, उसका tan भी ले लेते हैं, उसका sin भी ले लेते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि उनका वेरिएबल्स का रिलेशनशिप है वो लीनियर रिलेशनशिप देख सके. ठीक है. लेकिन द मोस्ट कॉमन थिंग इज लॉग. आप लॉग लेते हैं. ठीक है. तो लेकिन अगेन द वर्ड ऑफ क्वेश्चन इज, जी हसन. सर ये आपने अभी बताया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी हम लीनियराइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ये इसमें सर्कुलर फंक्शंस के तौर पे क्लासिफाई किए जाते हैं आमतौर पे ये. बिल्कुल. देखो हसन, मैं बताता हूँ उसकी बेसिकली वजह क्या है. लॉग का एक मसला है. वैसे मैं बता रहा हूँ अगेन क्लास, मैं टेस्ट नहीं करूंगा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एड्रेस दिस द क्यूरियस पॉइंट, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ले लेते हैं. हसन, लॉग का क्या मसला है? फर्ज करो आपके डेटा में जीरो वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं, आपके वाई जो है, वाई या एक्स में जीरो वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं, आप लॉग लोगे तो लॉग जीरो के एग्जिस्ट करते हैं? सॉरी सर, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होगी. क्या कुछ मैं कह रहा हूँ हसन, फर्ज करो आपके डेटा में जो आपके वाई एक्सिस में, ये वाई वेरिएबल में या एक्स में जीरो बहुत ज्यादा है, आपके बहुत ज्यादा जीरोज हैं. ठीक है. 0 0 0 लोगों ने लिए हुए हैं. अगर आप उसका लॉग लोगे तो लॉग जीरो क्या होगा? I think one. I'm not sure about it. लॉग जीरो मिसिंग होता है. लॉग जीरो डिफाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है. तो अगर लॉग जीरो एग्जिस्ट नहीं करता और अगर आपके वेरिएबल्स में जीरो बहुत ज्यादा और आपका डेटा लीनियराइज नहीं हुआ होगा, तो क्या होगा कि आपके वेरिएबल डेटा मिसिंग हो जाएगा. ठीक है. आप लीनियर करने चले थे, आपने डेटा ही उड़ा दिया आपने लॉग लेकर. ठीक है. तो इन दैट केस व्हाट दे डू इज, वो करते बेसिकली ये है कि वो लोग ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से वो वेरिएबल्स ले लेते हैं, क्योंकि आपने तो एक ट्रेंड निकालना है ना आपने. अगर वो क्या करते हैं, वो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स लेके उसको चेक करते हैं. अगर वो करके उनका डेटा लीनियर हो जाता है तो फिर उसको वो यूज कर लेते हैं फॉर OLS. प्रिडिक्शन करने के बाद ना फिर दोबारा वो उसको दोबारा वो रिवर्ट कर लेते हैं. ठीक है. प्रिडिक्शन करने के बाद दोबारा रिवर्ट कर लेंगे और उनका वो आराम से अपने रिग्रेशन को यूज कर सकते हैं उस केस के अंदर. यानी ये लीनियराइजेशन तो फिर भी ये सर्कुलर फंक्शन से तो नहीं होगी. सर्कुलर फंक्शन से नहीं होता. सर्कुलर डिपेंड करता है आपकी वैल्यूज कैसी है ना. ये फर्स्ट करो अगर वैल्यूज ऐसी हैं कि वो पूरा 360 वाले उसमें रहती हैं, 360 पूरी वैल्यू 360 के अंदर है, फिर तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि 360 में वैल्यूज बार रिपीट होती हैं. लेकिन फर्स्ट करो वो एक ही क्वाड्रेंट में वैल्यूज हैं. ठीक है. जो कि मोस्टली होती हैं कि पॉजिटिव वैल्यूज एक ही क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रह रही हैं. ठीक है. तो in that case some justification can be made. Yeah, it's very hard to justify your circular functions, especially the trigonometric ratios. लेकिन मैंने एक बंदे को देखा था कि उसने बड़ा अच्छा जस्टिफिकेशन दी थी, और वो बंदा आई गेस MIT का था, उसका वो डिफेंस पढ़ रहा था, तो उसने बड़ा अच्छा उसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ उसने इसको यूज किया था. कोई हाउसिंग प्राइसेस को प्रेडिक्ट करना चाह रहा था वो. तो अगेन नॉट दैट कॉमन बट इट कैन बी यूज्ड. अगेन द पॉइंट बीइंग इज कि ट्रांसफॉर्मेशन आप कर तो सकते हो आप, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा आप डेटा को लीनियर नहीं कर सकते. ठीक है. इट लीनियर करने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा परफेक्टली लीनियर करोगे, अप्रोक्सीमेशन ऑफ लीनियरिटी. ठीक है. वी ऑलवेज गो विद अप्रोक्सीमेशन ऑफ लीनियरिटी. ठीक है. आपको पॉइंट्स देके भी आइडिया हो जाता है कि यार ये लीनियर्स में हो सकता है कि नहीं हो सकता. अगर लीनियर नहीं हो पा रहा तो देयर इज नो पॉइंट इन बीटिंग द शिट आउट ऑफ द डेटा. ठीक है. अब जैसे ये है, अब जैसे आप यहाँ पे देखो तो रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड ड्रिवन एंड फ्यूल एफिशिएंसी है. तो computers some vehicles calculate various quantities related to vehicles performance. One of these is the fuel efficiencies or gas mileage expressed as miles per gallon. Another is the average speed in miles per hour. For one vehicle equipped in this way, MPG and MPH were recorded each time the gas tank was filled, and the computer was then reset. How does the speed at which the vehicle is driven affect the fuel efficiency? ठीक है. स्पीड
अब स्पीड एट विच द व्हीकल इज ड्रिवन, यह आपका हो जाएगा आपका एक्स वेरिएबल, और फ्यूल एफिशिएंसी हो जाएगा आपका वाई वेरिएबल। वी विल वर्क विद अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 60 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब अगर आप इस केस में नोट करो, इस केस में क्या हो रहा है, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, दिस रेड लाइन बेसिकली इज OLS, ठीक है। दिस रेड लाइन इज शोइंग यू द OLS। अगर आप रन करते हो MPG को MPH के ऊपर, दिस इज OLS। लेकिन एक ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ब्लू लाइन इज ट्राइंग टू शो यू द ट्रेंड, ये स्मूथिंग ट्रेंड है, ठीक है। इट इज showing you that the relationship is not perfectly linear, ठीक है। so this line is showing you that relationship is not perfectly linear, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक या कॉन्केविटी की साइड पे जा रही है, ठीक है। so in other words what we're trying to say कि that can weaken our case for regression। आज की रिसर्च में होता बेसिकली ये है कि आप अगर अपने पेपर्स पे आप काम करोगे आगे, मैंने आप अगर आप पेपर्स पे काम करते हो, तो आप पेपर अगर छापते हो तो they won't publish your data unless you provide them the data and your do files कि how did you come up with this thing, they will verify all those results on their own। और अगर उनको लगता है कि उसके अंदर ये क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप में हमने OLS लगा दी है and you are not providing any justification to that, they will reject your paper or they will ask you to review it again, ठीक है। तो लिहाजा you need to be sure, और ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जितनी बड़ी पब्लिकेशंस होती हैं वो इन्हीं छोटी चीज़ों पे रिजेक्ट हो जाती हैं अक्सर, ठीक है। तो डू ट्राई टू मेक श्योर दैट यू हैव कवर्ड योर बेसिस। तो अगर आप नोट करो तो इसमें यहाँ पे रिलेशनशिप लीनियर नहीं है। अब अगर आप लॉग ले लो, तो फिर क्या होता है, लॉग लेके क्या देखो गाइस क्या बना आपका, ये पहली वाली मैंने स्लाइड थी यहाँ पे, सॉरी ये आपकी स्लाइड जो थी पहली वाली वो यहाँ पे वैसी की वैसी ही है, ठीक है। उस स्लाइड्स के अंदर अगर आप नोट करो तो आपका रिग्रेशन जो है उसके अंदर अभी भी आप स्मूथ ट्रेंड नहीं है। लेकिन दूसरे के अंदर जब आपने लॉग ले लिया, लॉग MPH आपने ले लिया, MPG को आपने कुछ नहीं किया, आपने लॉग यहाँ पे MPH ले लिया, तो उससे आपका क्या हुआ, उससे आपका गाइस हुआ ये कि आपकी लाइन, अब आपकी OLS और जो आपकी स्मूथिंग लाइन है वो दोनों सेम हो गई, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स we have successfully achieved the linear assumption thing। So now if we regress this thing, अब हम क्या करेंगे, we will regress MPG on log MPH। We won't be regressing MPG on MPH, instead we will be regressing MPG on log of MPH। In that case we will end up saying कि this is how we are going to interpret our results, ठीक है। मैं लॉ के ऊपर भी आऊंगा कि लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने स्लाइड्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आई थिंक अगर मेरे पास अभी टाइम बचता है आज की क्लास के बाद, तो आई विल बी शोइंग दैट थिंग एज वेल। अच्छा, यहाँ तक आपका एक सेक्शन जो है चैप्टर, आई गेस दिस इज चैप्टर 10 ऑफ डेविड एंड क्रेग बुक, ठीक है। ये चैप्टर 10 का 10.1 था, 10.1 यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, ठीक है। 10.2 अब आ रहा है, ठीक है। और 10.2 स्टार्ट होता है आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से, व्हिच वी कॉल्ड ANOVA। Again the name is very fancy, लेकिन there is nothing to be worried about। It's not like Omicron that's going to kill you। अच्छा, ANOVA। अच्छा, ANOVA basically guys it's basically the analysis of variance, ठीक है। as I was showing you कि हमारा जो डेटा था, डेटा में बेसिकली हमारा डेटा में जो हमने जितना भी देखा, बेसिकली डेटा में दो चीज़ें आप देखोगे, एक आपका कुछ डेटा आपका प्रिडिक्ट कर लेगा जो कि फिटेड लाइन से आपके सामने आ जाता है, और दूसरा आपका रेसिडुअल है, जो आपका मॉडल प्रिडिक्ट नहीं कर सका वो आपका रेसिडुअल है। और ये दोनों चीज़ें आपके डेटा बनाती हैं। कुछ डेटा आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट कर लिए और कुछ डेटा आपके मॉडल प्रिडिक्ट नहीं हुआ, अब वो दोनों आपका हिस्सा है वो डेटा का, ठीक है। द टोटल वेरिएशन इन द रिस्पॉन्स y, बेसिकली y को हम एज्यूम करें डिपेंडेंट वेरिएबल, so it is expressed by deviation yi minus y bar, the overall deviation of any y observation from the mean of the y is the sum of these two deviations। ये yi minus y bar जो था आपका, यहाँ y bar लिखना है, यहाँ पे नहीं क्यों उठा दिए इसे, so basically it's yi minus y bar, ठीक है, which is equal to yi hat minus y bar
यार एक मिनट ठहरो, उसको यहाँ पे लिख ही लेते हैं क्योंकि आई थिंक बाद में पूरी क्लास को भी कंफ्यूजन होनी है स्लाइड्स देखते हुए। जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस। लो, अब ठीक भी दिखा रहे हैं यहाँ पर। मैं ठीक करने गया तो सॉरी ठीक दिखाना शुरू कर दिया उसने। तो गाइस मैं दोबारा ये स्लाइड को पिछले फिलहाल रखता हूँ कि वाई आई माइनस वाई हेड, ठीक है, वाई आई माइनस वाई बार। आप डेविएशन में ये कर रहे हो कि आपका जो वाई है वो मीन से कितना दूर है, ठीक है। तो व्हाट यू ट्राइंग टू सी, यू आर ट्राइंग टू सी आपका जो इंडिविजुअल वाई ऑब्जर्वेशन है वो मीन वाई से दूर कितनी है, और इसको हम डीकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम डीकम्पोज कर रहे हैं वाई वाई आई हेड माइनस वाई वाई बार। मैंने क्या किया, मैंने वाई आई हेड जो है वाई आई हेड को मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया इस इक्वेशन में से, ठीक है। इस नंबर्स में इस चीज के अंदर मैंने क्या किया, मैंने वाई आई हेड को मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया इसके अंदर से। तो वाई आई हेड को अगर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बनेगा, वाई आई हेड माइनस वाई बार, ये आपका बन गया फिट, यानी ये आपका मॉडल की डेविएशंस है, मॉडल की डेविएशंस फ्रॉम द वाई। और दूसरी ये आपकी रेजिडुअल की डेविएशंस है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका रेजिडुअल होता है, या आप याद करो मैं आपको रेजिडुअल निकालना सिखाया था, मैंने कहा था वाई आई माइनस वाई हेड होता है, वाई माइनस वाई हेड। लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ हमने कवर की थी। तो बेसिकली उस केस में डेटा, तो बेसिकली ये आपका डेटा डेविएशन है, ये आपकी फिटिंग डेविएशंस आपने बना ली, और ये आपने रेजिडुअल की डेविएशंस आपने बना ली। तो बेसिकली ये चीज़ें इस तरह से आपस में दूसरे लिंक्ड है। अगेन मैं स्लाइड को दोबारा उधर वापस लेके जाता हूँ और दोबारा इसको प्ले करते हैं। तो ये आपकी चीज़ वहाँ पर है। अब अगर मैंने आपको एक बात बताई थी स्पेशली इस टर्म के बारे में कि अगर मैं इसका सम लेता हूँ, इस टर्म का सम लेता हूँ वाई आई माइनस वाई वाई हेड का, तो मैंने कहा था आपके जितनी ऑब्जर्वेशन ऊपर हैं और जितनी आपके ऑब्जर्वेशन नीचे हैं वो बराबर होंगी। तो अगर मैं सम लूँगा तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी। याद है हमने रिग्रेशन रन करते हुए हमने आपको बताया था कि जितनी आपकी लाइन से ऊपर हैं और जितनी नीचे हैं उसके अंदर ये आपकी जीरो हो जाएगी। तो लिहाजा अगर ये लाइन अगर यहाँ पे जीरो हो जाएगी, इट मीन्स अगर हम इसका सम लेंगे अक्रॉस ऑल ऑब्जर्वेशन तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस थिंग। हम क्या करेंगे, हम इन चारों टर्म्स का जो यहाँ पे चारों की चारों टर्म्स है, तो तीन की तीन टर्म्स है, इनका हम स्केयर लेंगे और फिर हम इसका सम लेंगे, ठीक है। So if we take the square of each term and sum it across the data, हमने क्या किया, मैंने हर चीज का मैंने सम लिया और वो सम लेके ये आपके टर्म बन के आ गई। अगेन ये वही चीज है जो हमने पिछली अपने स्लाइड में देखी हमने, मैंने कोई अफलातूनी चीज नहीं की, मैंने सिंपल उसका स्केयर लिया और मैं उसका सम लेने जा रहा हूँ, ठीक है। और इस चीज को हम कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं अनोवा, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द वेरिएंस ऑफ द मॉडल, this is the variance of this is the variance of the data, this is the variance of the model, and this is the variance of the error term, ठीक है। so this way we have ended up decomposing the variation in the data into two parts, ठीक है। one is variation due to the straight line model which is SSM, and the other thing is variation due to deviations from the model, ठीक है। so basically this is how we have constructed this thing, ठीक है। एक सवाल जो पिछली क्लास में रह गया था, हसन, आई एम कमिंग टू यू। अगर आपको याद हो मैं आपके पिछले स्लाइड्स भी आपको एक बार साथ दिखाता हूँ। हसन मैं आपके सवाल में एक तरफ आ रहा हूँ, मैं मुझे बस 1 सेकंड देना। मैं साथ में पुरानी स्लाइड्स पे खोलना चाह रहा हूँ। अगर आपको याद हो हमने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमें 3 चीज़ें मॉडल से एस्टिमेट करनी थी, 3 चीज़ें, एक बीटा नॉट हेड, एक बीटा 1 हेड और लास्ट सिग्मा। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये बीटा नॉट हेड, बीटा 1 हेड और सिग्मा हेड, ठीक है। बीटा 1 का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि बीटा 1 का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा नॉट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। तीसरा मैंने आपको कहा था वेरिएंस, मैंने कहा था कि इस वेरिएंस निकालने के लिए हम EI स्क्वायर वो n-2 करते हैं, ठीक है। आज ये n-2 की भी अभी हम डिकोड करेंगे कि n-2 क्यों आता है यहाँ पे, n-2 आया तो आया किस वजह से, अभी हम इसको भी डिकोड करने वाले हैं जस्ट इन अ मोमेंट। लेकिन बिफोर वी डू गो टू दैट आई थिंक इट्स बेटर टू लेट हसन स्पीक एंड लिसन टू हिज क्वेश्चन। जी हसन। सर वो स्लाइड पे जिस पे हम थे जरा उस पे मैं आ रहा हूँ वापस, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। जी
सर ये जो सम ऑफ स्क्वायर मॉडल है, जी इसके अंदर जो y I hat है, ये it is our predicted y, right? प्रेडिक्टेड वैल्यूज, यस। अच्छा, ये predicted values जो है इसका सम से क्या मुराद हुई? नहीं, सम से मुराद ये हो रही है कि आप देखना चाह रहे हो कि आपके मॉडल की वेरिएंस क्या निकली, यानी आपका जो मॉडल था उसकी वेरिएंस क्या निकली है, यानी आपका मॉडल की डिस्पर्शन कितनी है आपकी, एक आपके डेटा की डिस्पर्शन है ना, आपका मॉडल में डिस्पर्शन कितनी है, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू सी। अरे ये सब पूरी टर्म तो समझ में आ गई कि ये लेकिन इस इंडिविजुअल जो y I hat का हम सम लेंगे, तो ये यानी जनरेट कैसे होगी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन? ये इंडिविजुअल I जो है ऑब्जर्वेशन, पूरी हाँ रेंज है ना, हमने समेशन, हाँ मैं बताता हूँ, हमने ये I के देखो, ऊपर समेशन लगाया ना। हाँ मैं दिखाता हूँ, ये देख रहे हो हसन, हसन ये लाइन देख रहे हो, सॉरी इसी लाइन पे रुक जाते हैं। हसन ये जो OLS वाली लाइन है ना, ये लाइन ठीक है, वैसे तो आपका पॉइंट 3.4 पे वो आता है ये वाला, ठीक है 3.4 पे ये वाला पॉइंट आ रहा है, आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट ये किया, तो आप एक एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए आप वैल्यूज डाल डाल के वहां पे प्रिडिक्ट करते जाओगे वाई हेड को। आप कह रहे हो ना कि हम एक एक लाइन के लिए प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, वो स्टेटा करते हैं, लेकिन अगर हमें खुद भी पिक करना तो हम वो इक्वेशन जो हमने बनाई ना, ये वाली इक्वेशन, जैसे ये वाली इक्वेशन यहाँ पे थी, ये वाली इक्वेशन, यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू चेंज करते जाओगे और आपने वाई हेड को प्रिडिक्ट करते जाओगे और आपकी वो लाइन बन जाएगी स्ट्रेट। Does that answer your question? Yes sir, got it. The first step is to estimate the parameters and हाँ then बिल्कुल, the first step we is can always to generate. estimate the parameters, बिल्कुल। I think पहला स्टेप ये कि आपने पैरामीटर एस्टिमेट्स कर लिए हैं, एस्टिमेट हो गई है, अब आप करोगे वेरिएंस का एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, फिर आप अनोवा करोगे। अनोवा एनालिसिस एस्टिमेशन से पहले नहीं हो सकता, अनोवा इज लाइक द सेकंड स्टेज, ठीक है। अच्छा, so basically आपने देखा कि आपके वेरिएशन जो y में है basically is due to two things, one is due to your model and the other thing is due to your deviation from the model, ठीक है। अब दोबारा इक्वेशन की तरफ आते हैं, तो बेसिकली इफ वी आर इंटरेस्टेड इन एस्टिमेटिंग द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। अगर आपकी इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x प्लस म्यू, ये आपकी इक्वेशन पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन थी आपकी, और फर्ज करो आपने नल चेक करना था कि बीटा 1 इज इक्वल टू 0 है कि नहीं है। सिग्निफिकेंस टेस्ट हमने पिछली क्लास में देखा था हमने, अगर वो बीटा 1 0 के बराबर है कि नहीं है, तो इन दैट केस अगर आप नल रिजेक्ट नहीं कर सके, इन अदर वर्ड्स आपको कहना पड़ा कि बीटा 1 इज इक्वल टू 0, तो आपकी इक्वेशन ऊपर क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस म्यू, ठीक है, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस म्यू। इफ देयर इज नो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इन द मॉडल, then all of the variation is y is coming from its mean। पहले था कि हो सकता है कि इसमें मीन से भी आ रही हो, आपके y x से भी आ रही हो, लेकिन इन दैट केस अगर बीटा 1 का रिलेशन ही कोई नहीं है तो x से कोई वेरिएशन आपके y में नहीं आती, सारी की सारी वेरिएशन आ रही है फ्रॉम इटसेल्फ, y के अंदर से मीन की वजह से आ रही है। सो देयरफॉर सैंपल वेरिएंस वुड एंड अप बीइंग, ये सैंपल वेरिएंस का सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। जब भी आप सैंपल वेरिएंस आप लेते हैं तो वो n-1 से आप उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। द न्यूमरेटर इन द एक्सप्रेशन इज SST, which is the sum of square of total, or the denominator is the total degrees of freedom, or simply DFT, ठीक है, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, कि आपके टोटल मॉडल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है, ठीक है। लाइक SST, DFT भी जो है ना, इट्स द सम ऑफ टू थिंग्स व्हिच इज DFM एंड DFE। DFM इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉडल एंड DFE इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर्स, ठीक है। आपको ये पता चल गया, ये आपका n-1 है, ये आपका n-1 है DFT जो है। आपका जो DFM होगा ना, DFM, उसमें आप DFM निकालने के लिए आप उसमें सिर्फ एक चीज देखोगे कि आपने कितने वेरिएबल्स डाले। इस केस के अंदर आपका वेरिएबल सिर्फ एक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर, ठीक है। यानी दूसरे लफ्जों में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि हाउ मेनी वेरिएशंस कैन यू मेक, हाउ मेनी चेंजेस कैन यू मेक, ठीक है। क्योंकि आपके मॉडल में सिर्फ एक वेरिएबल है तो ओनली वन चेंज यू कैन मेक, आप एक वेरिएबल ही डाल सकते हो उसकी जगह पर, ठीक है। तो DFM वहाँ का 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका n-1 यहाँ पर है और आपका 1 यहाँ पर है, तो आपका DFE कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा n-2, वो आपका हो जाएगा n-2,
आपका एंड डीएफ मैंने आपको दिखाया कि डीएफटी n-1 होता है, सैंपल वेरिएंस को जब हम करते हैं सैंपल निकालने की वेरिएंस हमको n-1 से उसको हम करेक्ट करते हैं। डीएफएम जो होता है 1m हमने निकाल लिया और डीएफई जो है वो n-2 जी। काफी ये n-2 वाला फिर से बता दें क्योंकि पीछे तो n-1 लिखा होता है, ये हाँ समझ नहीं आया। देखो, लेट मी पिक अप माय पेन और ये देखो यहाँ पे DFT इज इक्वल टू DFM प्लस DFE। ठीक है, DFT मैंने आपको बताया सैंपल वेरिएंस जो है, सैंपल वेरिएंस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n-1। ठीक है, और फिर यहाँ पे DFM जो है, DFM मैंने बताया उसकी वेरिएंस है 1। ठीक है, अब अगर मुझे DFE की वेरिएंस DFE की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है तो वो कैसे निकलेंगी, मैं इस 1 को इधर ले जाऊंगा तो वो क्या बन गया n-2 इज इक्वल टू DFE। ठीक है, तो लिहाजा ये DFE n-2 आपका ऐसे निकले। ठीक है, और इसी चीज को जो हम कहते हैं, इस चीज को बेसिकली हम गाइस हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपना मीन स्क्वायर। ठीक है, मीन स्क्वायर क्या होता है, इट्स बेसिकली द रेशियो ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स टू द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मीन स्क्वायर जो होता है उसको हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ओवर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसे हम कहते हैं एमएस। ठीक है, आप में से कुछ लोग एमएस कर रहे हैं, वो वाला एमएस फर्क है एज कंपेयर टू दिस एमएस। ठीक है, दिस इज मीन स्क्वायर, जस्ट अ लाइट जोक। अच्छा जी, ये आपने फॉर्मूला देख लिया। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला किया, इसमें n-1 प्लस n-2 मैंने यहाँ पे दोबारा सॉल्व भी कर दिया। ठीक है, दिखाने के लिए कि ये बनती कैसे है। इफ वी टेक द रेशियो ऑफ द लास्ट टर्म, अगर मैं लास्ट रेशियो का लास्ट टर्म लूँ तो ms इज इक्वल टू EYI माइनस y हेड स्क्वायर ओवर n-2। ठीक है, डज दिस लुक फेमिलियर? अभी मैंने रिग्रेशन की इक्वेशन दिखाई थी आपको, उसमें मैंने s स्क्वायर निकाल के दिखाया था। दिस इज अवर s स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अवर s स्क्वायर which is the estimator of sigma square. ठीक है, the variance that is the variance about the population regression line. This is what it is telling us. ठीक है, now ये सवाल था, मुझे जब आप लोग जवाब दें, अगर आप लोग मुझे इसका जवाब दे सकते हैं तो I just want you to give it a shot. Okay, what is this trying to tell us? अगर मैं इस चीज को SSM को SST से डिवाइड कर दूं तो what is this trying to tell me? Anyone? Especially the BS students. सोचें, कोशिश करें, ये भी एक रेशियो ही है ना। मास्टर्स वाले भी ट्राई कर सकते हैं, इट्स नॉट लाइक वो ट्राई करते, वो भी बता सकते हैं। So it's the percentage of the variation that is explained by our data interdependent variable. Yes. So basically guys, this is अगर आपको पता हो कि ये आपकी जो चीज़ है बेसिकली, ये तो हमेशा आपकी ये आपकी चीज़, यानी आपका ये वाला जो नंबर है, दैट नंबर विल बी स्मॉलर देन दिस नंबर। ठीक है, तो दिस विल बी द परसेंटेज। ठीक है, और ये परसेंटेज क्या है, तो बेसिकली दिस इज आर स्क्वायर। व्हाट इज आर स्क्वायर? तो आर स्क्वायर बेसिकली इज it tells you the variation explained in y due to our model. ठीक है, in other words this r square tells us how much variation in y has been explained by our model. याद रखिएगा, इकोनोमेट्रिक्स के अंदर आर स्क्वायर को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, इकोनोमेट्रिक्स के अंदर आर स्क्वायर को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, बट व्हेन इट कम्स टू मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग के अंदर आर स्क्वायर को बहुत वैल्यू दी जा रही होती है। तो आर स्क्वायर बेसिकली इट ट्राइज टू टेल यू guys, एक सेकंड करना। हाँ, so R square tries to tell you कि how much variation can you explain from your model। ठीक है, how much variation can you explain from your model। ठीक है, कभी भी
आर स्क्वायर को, अच्छा काफी आप लोग इकोनोमेट्रिक्स भी करोगे, आप लोगों का फोकस जब आप उसमें आप प्रोजेक्ट पे फोकस होगा, आई डोंट थिंक आप लोगों को समझ ये बात याद होगी, लेकिन आई जस्ट वांट टू बी रिकॉर्ड ऑन दैट। जब आप अपना इकोनोमेट्रिक प्रोजेक्ट करोगे और उसमें डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे होगे, तो आपका फोकस होगा मेरा आर स्क्वायर बढ़ जाए, ठीक है। अगेन द इंक्रीज इन आर स्क्वायर डज नॉट मीन दैट यू आर एक्सप्लेनिंग वेल, दिस इज यू आर जस्ट वन ऑफ द मेट्रिक, ठीक है। देयर आर डिफरेंट वेज। अगर आपका आर स्क्वायर बढ़ गया लेकिन योर मॉडल हैज सम अदर सीरियस फ्लॉज, तो इट इज नॉट टेलिंग अस एनीथिंग। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आर स्क्वायर फोकस ना करना। मशीन लर्निंग भी जब कभी करो, मशीन लर्निंग की फील्ड में कभी एंटर हो, तो उसके अंदर आर स्क्वायर को फोकस लाजमी करना, बट डोंट ट्राई टू पिन ऑल योर होप्स ऑन आर स्क्वायर, डू ट्राई टू फाइंड सम अदर मैट्रिक्स, ठीक है। आर स्क्वायर इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मैट्रिक इन मशीन लर्निंग। इकोनोमेट्रिक्स में भी होता है, लेकिन इकोनोमेट्रिक्स के अंदर हमारा ज़्यादा फोकस होता है कॉजल इम्पैक्ट की तरफ होता है। हम जब इकोनोमेट्रिक्स में जाओगे तो आप यू विल ट्राई टू फाइंड द कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है। तो उसमें एक ये चीज़ आती है। अच्छा जी, अनोवा एफ टेस्ट, ठीक है। अभी आप लोगों ने एक पहला एफ टेस्ट आप लोग देख के आए थे, वो आपका एफ टेस्ट जो था वो आपको बताता था इक्वालिटी ऑफ स्प्रेड कितनी है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ स्प्रेड क्या, इसके अंदर अनोवा एफ टेस्ट जो है वो आपको एक और चीज बताते हैं। अनोवा एफ टेस्ट जो है बेसिकली वो आपके नल हाइपोथेसिस को चेक कर लेता है। अभी आपने टी स्टेट से किया था, अगर आप लोगों को याद हो पिछली क्लास के अंदर जो मैंने आपको फॉर्मूलाज दिखाए थे, लेट मी शो यू द फॉर्मूलाज अगेन जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ताकि ये ना हो के बाद में कहें सर ने तुम्हें फॉर्मूला बताया नहीं, हमारे फॉर्मूलाज कहाँ पे थे। तो आई थिंक दिस इज बेटर कि आप लोगों को फॉर्मूलाज आप लोगों ने देखी हो, आपकी नज़र के सामने से गुजरे। गाइस ये वो फॉर्मूला था जिसमें आप बीटा वन को उसके स्टैंडर्ड और बीटा वन से डिवाइड करते थे, और अगेन द फॉर्मूला जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसको चेक करने के लिए कि ये बीटा वन जीरो है कि नहीं है, मैंने कहा था कि वही फॉर्मूला था, दोबारा याद करोगे, टी स्टैट शुड बी ग्रेटर देन योर टी क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे लिए में n-2 के साथ आप उसको चेक करोगे, अगर वो ग्रेटर आता है तो आप रिजेक्ट या फिर टू रिजेक्ट कर दोगे। इसमें आप टी टेबल यूज करते थे, ठीक है। टू डू द सेम थिंग यू कैन ऑल्सो यूज द एफ टेस्ट, द एफ टेस्ट, ठीक है। आप उसको एफ टेस्ट के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एफ टेस्ट में आप क्या करोगे, आप एमएसएम ओवर एमएससी, एमएसएम इज बेसिकली योर मॉडल, मीन स्क्वायर ऑफ योर मॉडल एंड मीन स्क्वायर ऑफ एरर्स, ठीक है। आप यहाँ पे इन दो के थ्रू ये चीज भी आप कर सकते हो। जब जी हसन से पहले बात कर लेते हैं। जी हसन। Sir, any specific reason if t-test is good enough to हाँ check हाँ the significance of the parameters, so why we have actually एफ टेस्ट, बिल्कुल this f-test? बिल्कुल, Yeah. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। देखो हसन का जो सवाल है ना, वो सवाल बहुत ज़बरदस्त सवाल है। उस सवाल के बारे में मैं इसका आंसर देता हूँ। अभी हम ना सिंगल रिग्रेशंस के अंदर है। सिंगल रिग्रेशंस के अंदर मतलब ये है कि हमारा पैरामीटर एक ही है, ठीक है। आप फर्ज करो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, दिस इज जस्ट फॉर ऑल ऑफ योर रेफरेंसेस गाइस। अभी तक जब तक इसे कवर नहीं करवाया तो मैं अभी से नहीं पूछूंगा इस अभी तक क्विज के अंदर। अच्छा ये देखो, अब एक आपकी क्वेश्चन आती है ए प्लस बीटा बीटा एक्स, ठीक है। और दूसरी एक इक्वेशन है हसन आती है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वन एक्स प्लस बीटा टू एक्स प्लस बीटा थ्री एक्स, ठीक है। ये वाली इक्वेशन तो बड़ी सिंपल सी है जो अभी हम हसन कर रहे हैं। इसके अंदर ना आप टी स्टेट यूज कर सकते हो, एफ टेस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। इट्स योर कॉल, देयर इज नो स्टॉपिंग ऑन यू, बट व्हेन इट कम्स टू दिस, ठीक है, इस केस के अंदर जो टी टेस्ट होता है ना, टी टेस्ट वो आपके ना इंडिविजुअल पैरामीटर्स के लिए होता है। आप उसमें आप ये कह सकते हो कि यू कैन आइदर टेस्ट फॉर बीटा वन इज इक्वल टू जीरो, यू कैन आइदर टेस्ट फॉर बीटा वन इज इक्वल टू जीरो, बीटा टू इज इक्वल टू जीरो और बीटा थ्री इज इक्वल टू जीरो। आप इंडिविजुअली कर सकते हो इसे, एक ये आप है, दूसरा ये है, तीसरा ये, ठीक है। टी टेस्ट इसके लिए फायदेमंद है। एफ टेस्ट कहाँ फायदेमंद है? एफ टेस्ट फायदेमंद ये है कि आप कहते हो कि बी बीटा वन इज इक्वल टू जीरो एंड बीटा टू इज इक्वल टू जीरो। आप एफ टेस्ट जो है ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप चेक करते हो। द अनोवा एफ टेस्ट इज यूज्ड टू इट टेस्ट द ज्वाइंट कि आपका बीटा वन और बीटा टू इकट्ठे जीरो है, इंडिविजुअल जीरो नहीं, इकट्ठे जीरो है। हो सकता है कि जब आप ये कहते हैं ना बीटा वन इज इक्वल टू जीरो, तो उसका मतलब यह कि आप बाकी सब प्रिज्यूम करेंगे वो जीरोस नहीं है, आप इकट्ठा नहीं कर सकते। यानी फर्ज करो आप मुझे टी टेस्ट करके कहते हो सर मेरा बीटा वन इज इक्वल टू जीरो आता है,
और बीटा टेस्ट इक्वल टू 0 आता है। और मैं पूछूं हसन हमने क्या टेस्ट आपने रन किया, आपको मैंने टी टेस्ट रन किया। टी टेस्ट तो सिर्फ इंडिविजुअली कर ही है, टी टेस्ट इसको 0 कर देते हैं और इसको 0 ज्यूम नहीं करता। एफ टेस्ट इनको एक ही वक्त में दोनों को 0 ज्यूम कर सकते हैं। So that's the beauty of F test over T test. It can test the conditions in a joint way. T test can only test conditions in an individual way. You cannot join conditions. Does that make sense, Hassan? Yes, sir. I got your point. इसमें सर जो इक्वेशन है, don't you think कि इसमें वेरिएबल्स भी साथ तब्दील होंगे, क्योंकि x तो एक सेम वेरिएबल है ना? हाँ, मैं एंड सेम एक वेरिएबल का एक पैरामीटर होगा, एक वेरिएबल का एक पैरामीटर होगा। हाँ Maybe. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। उसका पता होता है, उसका तरीका क्या होता है आफ्टर जब भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। लेट मी शो यू कि बैकएंड पे क्या हो रहा होता है। because if we take common, let's say x को common ले लें हाँ, मैं और उसको आ रहा फिर हूँ। बीटा 1 अब ये बीटा देखो। 2 बीटा 3 ऐड होके एक पैरामीटर बन जाए। बिल्कुल। तरीका क्या होता है, ये एफ टेस्ट होता कैसे है। एफ टेस्ट की ना मैं आपको पीछे एक थ्योरी भी बताता हूँ कि ये थ्योरी चलती कैसे है। एफ टेस्ट बताऊँ करता क्या है। एफ टेस्ट ना, अब इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये आपका एफ टेस्ट है। एफ टेस्ट क्या करेगा, एफ टेस्ट जो है ना, पहले आपको कहा गया कि आप अपना मॉडल जो है ना, अपना मॉडल जो आपका मॉडल आता है उसको आप वैसे पहले रन करो, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, पहले अपना मॉडल आप ऐसे ही रन कर लोगे। फिर दूसरी कंडीशन आपकी है जिसमें आप कहते हो बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप उसको भी अब रन करोगे तो फिर उसमें क्या होगा कि बीटा 0 हो जाए तो फिर पीछे इक्वेशन क्या बचती है हसन, वो बचती है y इज इक्वल टू अल्फा। यानी आप रिग्रेस y करोगे और y करके आप रिग्रेस करने के बाद आपका आगे और फिर और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आपका y आगे आप करोगे तो उसमें आपका y कुछ नहीं आएगा। तो उसमें आपका क्या होगा कि इस वाली चीज से आपने उसका ऐसे इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि ना मैं वो फार्मूला ना आई वांट टू शो यू दो फार्मूला, क्योंकि आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं कैसे सर आई थिंक ये मैं कैसे उसके आप बगैर से समझा लेके चुके हैं जाऊं। सर। नहीं, आई थिंक यू मेड योर पॉइंट सर। प्रीवियस यार लेकिन एक्सप्लेनेशन वाज गुड आपका इनफ। सवाल बड़ा प्यारा था। मैं बेसिकली आपको बैकएंड बताना चाह रहा हूँ। बैकएंड ऐसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में होता क्या है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बेसिकली पहले आप अपना सिंपल मॉडल एस्टिमेट करते हो विद गिवन इक्वेशंस एफ टेस्ट के दौरान। फिर जब जिसमें आप जिन वैल्यूज को आपने 0 ज्यूम किया होता है ना आपने कि यार ये बीटा 0 है, ये बीटा 2 0, आप उनको इक्वेशन से ड्रॉप कर देते हो एंड देन यू कंप्यूट दिस थिंग अगेन। तो हसन, इफ यू कैन स्टे आउट ऑफ द क्लास, मैं उसको ना आपको उस पर और भी डिटेल आपको दे सकता हूँ, क्योंकि वो मल्टीपल रिग्रेशंस के अंदर ज़्यादा वो बेहतर होता है और मैं उस पर आपको ज़्यादा बेहतर उस पर गाइड कर सकूँगा। लेकिन राइट दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैं उसको दिखा दूंगा। लेकिन रेस्ट ऑफ द क्लास अगर आप लोग के बारे में आदिल, मैं एक मिनट में आप पे आ रहा हूँ। फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास व्हाट आई विल रिकमेंड इज के ये जो फार्मूला मैंने आपको दी है ये सिंगल रिग्रेशंस के लिए। मल्टीपल रिग्रेशंस के अंदर फार्मूला थोड़ा सा भी और भी इसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं इसके ऊपर। सिंपल क्राइटेरिया ये है कि एफ टेस्ट जो होता है ना, एफ टेस्ट आपको जैसे टी टेस्ट जो था, टी टेस्ट में आप वन टेल लेफ्ट टेल टेस्ट कर लेते थे। जो ये आपका टेस्ट है, आपका एफ टेस्ट अनोवा एफ टेस्ट है, इसमें आप ये नहीं कर सकोगे। अनोवा में आप ये नहीं कर सकोगे। अनोवा के अंदर व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने यहाँ पर आप सिर्फ बीटा में इक्वल टू 0 चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बीटा 1 0 का चेक करने का तरीका बेसिकली क्या है कि आपका एमएसएम शुड बी ग्रेटर देन एमएसई एंड इट शुड बी वेरी लार्ज। तो अब वो कैसे आपने करना है मैं उसका भी बताऊंगा, उसका तरीका भी। पहले मैं आदिल का सवाल सुन लूँ। जी आदिल। सर ये एमएसएम और एमएससी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते। एमएसएम कुछ भी नहीं है। एमएसएम बेसिकली जो अभी आप पीछे जो आप एसएसएम देख के आए हो, आपका एसएसएम ओवर 1 ओवर एमएससी जो है, एमएससी आपका जो था वो आपका था एसएससी ओवर n-2। ये वो वाला एसएससी नहीं है जो हमारा इंजीनियरिंग स्कूल है, ये एसएससी है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स। ठीक है, SS स्टैंड्स फॉर सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मॉडल एंड SSC स्टैंड्स फॉर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर्स। So this is a ratio. MSM means square of model and MSE is means square of errors. Does that make sense? Should I move forward? Okay. So guys, this is how this is done. So if you want to compute the, so
again I will recommend you one simple formula to compute all of this thing. P values में ना जाके अपना को परेशान ना करना वहाँ पर during the quiz, and that is आप simple आपने करना क्या है, आपका rejection criteria होगा F stat, ठीक है, F stat should be greater than your F critical value. अब वो क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी, क्रिटिकल वैल्यू जो होगी आपकी सिंपल उसने यहाँ पे दी हुई है विच इज 1,n-2. अगर आपका एफ स्टैट जो है क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा आता है तो यू कैन रिजेक्ट द नल एंड से कि β1 इज नॉट इक्वल टू 0 व्हिच मींस इट इज सिग्निफिकेंट, व्हिच इज मीन इट इज सिग्निफिकेंट. what do I mean by significance? Can anyone tell me this thing? What does it mean? What does it mean to have a significant variable? हम कहते हैं वेरिएबल सिग्निफिकेंट आ गया, इसका मतलब क्या है? Anyone wants to give it a shot? मैंने कहा कि वेरिएबल सिग्निफिकेंट है. हसन. Sir, it shows that the alternate hypothesis, which is actually the hypothesis of our interest, the data seems to validate that hypothesis. So we can say that our test results are significant, and the parameter that we have derived actually support the alternative hypothesis or the hypothesis of interest. लेकिन अगेन वी हैव टू ऐड वन मोर थिंग. अगर आपने सिंपल लेमैन को समझाना हो, हमें एक लेमैन को समझाने हमेशा कोशिश करना जब भी आप रिसर्च करो या कोई काम करो तो एक होगा कम्प्लेक्स आइडिया. ठीक है, कम्प्लेक्स आइडिया आपका हमेशा रिसर्च आपकी हमेशा कम्प्लेक्स होगी, लेकिन हमेशा ऐसे अपने रिसर्च कैसे बनाओ कि यू कैन एक्सप्लेन इट टू अ सिंपल चाइल्ड. एक बच्चा भी समझ सके कि उसमें चीज़ क्या होगी. हाँ, किसी बच्चों को बोलेंगे सिग्निफिकेंट क्या होता है, मुझे नहीं पता सिग्निफिकेंट क्या होता है, मुझे जैसे पता ही नहीं. आप सिंपल हमसे ये कहेंगे कि देयर इज अ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स इन द रियल वर्ल्ड. व्हाट डज इट मीन? इट यानी सिग्निफिकेंट का मतलब ये बेसिकली ये है, सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि आपके रियल वर्ल्ड के अंदर द एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स एग्जिस्ट. द एसोसिएशन, आई एम नॉट सेइंग कॉजेलिटी, आई एम सेइंग द एसोसिएशन. व्हाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमने रैंडम असाइनमेंट नहीं की हुई थी हमने अभी तक. अगर रैंडम असाइनमेंट हुई फिर तो आपको कॉजल रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको कहोगे कि जो ये रिलेशन हमारी डेटा सेट में पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, इट एक्चुअली होल्ड्स ट्रू फॉर द वर्ल्ड, फॉर द होल द रियल पॉपुलेशन एज वेल. ठीक है, तो बस सिग्निफिकेंट यू आर सेइंग कि योर डेटा सपोर्ट्स ऑल. जो हसन ने बात की सारी बात बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन टू सम इट अप व्हाट यू विल से कि द पॉपुलेशन, so what you will end up saying is there's a true association between these variables in the real world. ठीक है, तो वो आपने उसमें एग्जिस्ट आप उस तरह से उसको एक्सप्लेन करोगे. अच्छा जी, अब आ जाते हैं गाइस आगे. अब अगर आपको याद, ये जो B1 आप देख रहे हो बेसिकली दिस इज अ β1. ठीक है, दिस जो आपने यहाँ पे देख रहे हो, आप यहाँ पर क्लियर करते हैं, क्लियर ऑल ड्राइंग. अब यहाँ पे S इज इक्वल टू β1 इज इक्वल टू S ओवर x माइनस बार. ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये आ गया और आपका ये आ गया. ये आपका स्टैंडर्ड एरर है, ये β1 का है, ये β0 का है. ठीक है, इससे पहले कि आप परेशान हो कि इसको हमने यूज़ करना कैसे है. ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है. जैसे हम हाँ साहब कहते हैं, हमने घबराना नहीं है. ये बेसिकली आपके स्टैंडर्ड एरर्स हैं. आपने दो चीज़ें निकालनी होंगी. अगेन ये मैं सबको बता रहा हूँ जो क्लास में नहीं भी रहे हुए, ऐसा नहीं कि मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो क्लास में बैठे हुए हैं, मैं सबके लिए इंफॉर्मेशन है. यहाँ पे अगर आप लोग याद हो, मैंने पिछली स्लाइड भी आपके सामने ओपन किया. हाँ, ये वाली स्लाइड. ये β1 आप लोगों ने ऑलरेडी निकाल ली है. स्टैंडर्ड एरर β1 जो है, ये आपने जो आपको जो फॉर्मूलाज दिखाए हैं आप उनसे निकालोगे. जब आपने ये दोनों वैल्यूज निकाल ली हैं आपने, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज के लिए मैं दोबारा अब आपके लिए वो क्राइटेरिया लिख रहा हूँ. ठीक है, ताकि मुझे बाद में ये ना सुनना पड़े सर आपने तो हमें क्राइटेरिया बताए नहीं थे, क्राइटेरिया कौन से थे. हालांकि मैं बार मैं बताता के छक गया हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा एक बार जस्ट फॉर एवरीवन रिवीजन. अगर टू टेल है तो टी स्टैट का एब्सोल्यूट शुड बी ग्रेटर देन योर टी क्रिटिकल. ठीक है, टी क्रिटिकल वैल्यू जो कि आपको यहाँ पे n-2 से दिया हुआ है, तो विच इज n-2 आप यहाँ पे चेक कर लो. ये आपका पहला है. दिस इज फॉर टू टेल. स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लेना. दूसरा है राइट टेल.
राइट टेबल बताऊं क्या होगा? राइट टेबल होगा टी स्टेट, आपका सिंपल टी स्टेट शुड बी ग्रेटर देन योर टी क्रिटिकल वैल्यू, एंड अगेन इट इज n-2। और आखिरी है लेफ्ट टेल, left tail which is 3, and that is minus, sorry, t stat should be less than your -3 critical value। अगेन आपकी क्रिटिकल वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है? तो माइनस, अगर आपकी टी स्टेट आपकी लेस देन आपकी नेगेटिव क्रिटिकल वैल्यू आती है, इन दैट केस यू कैन रिजेक्ट द नल। इन तीनों कंडीशंस के अंदर, इफ दीज थ्री कंडीशन सेटिस्फाई, if one of any, depending on the scenario that you are given, if you are able to satisfy this condition, ठीक है, you will reject the null, ठीक है? तो that's what मैंने कहा दोबारा एक दफा इसको हम डिस्कस कर लें, क्योंकि ये बार बार चीजें आपके सामने आएंगी। जितने भी आपने सवाल बुक से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, उन सवालों में आपने इन्हीं चीजों से प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली आगे निकल जाओगे। देयर इज नो नीड टू पैनिक, ठीक है? आपके स्टैंडर्ड एरर्स जो हैं वो इस तरह से आपके हमने डिफाइन कर लिए हमने। इसी तरह से यार, अगर आपने कोरिलेशन देखनी है, कोरिलेशन को आपने चेक करना है, एक डेटा से आपने कोरिलेशन निकाली है और आपने कोरिलेशन निकाल के आपको पता चला जनाब के जो है आपके डेटा में कोरिलेशन आती है जी टी स्टेट्स, आपने कोरिलेशन निकाली, वो अपने रो निकाली अपने डेटा से, जैसे हम निकालते हैं फॉर्मूलाज लेकर, ठीक है? अगर हमने वो निकाल ली है, ठीक है, तो वहां पर ये n-2, और अगर आपने इसको इन्फ्लुएंस करना है, यानी आपने डेटा से कोरिलेशन निकाली एंड यू वांट टू से समथिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड, कि रियल वर्ल्ड में कोरिलेशन होल्ड करती है कि नहीं करती, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट। In that case, you will be multiplying your correlation with n-2 over 1 minus r square, ठीक है? तो again 1 minus rho square, ये आपका टेस्ट फॉर जीरो पॉपुलेशन कोरिलेशन। और इसका भी रिजेक्शन क्राइटेरिया वही है कि आपने टी को चेक करना है टी क्रिटिकल वैल्यूज के साथ, जो मैंने अभी आपको पहले रिजेक्शन क्राइटेरिया दिखाए हैं। अगर उनमें से कोई भी कंडीशन आप सेटिस्फाई कर बैठते हो, तो यू विल बी एबल टू रिजेक्ट योर नल एंड यू विल से कि दिस कोरिलेशन एग्जिस्ट फॉर द रियल वर्ल्ड एज वेल, ठीक है? दिस कोरिलेशन एग्जिस्ट फॉर द रियल वर्ल्ड एज वेल, ठीक है? तो कोरिलेशन का ये था। नाउ जी हसन, What purpose does this serve? I mean, if our parameters are significant through the t-test, or let's say for the f-test, so it already shows that there is a positive association, or maybe since the regression is linear, so there is a linear association between तो कोरिलेशन का फायदा क्या है? So yeah, हाँ yes. बिल्कुल। तो बेसिकली हसन सवाल अच्छा है। बेसिकली कोरिलेशन इज अ सेपरेट थिंग, यानी अगर तो एसोसिएशन निकले फिर तो देयर इज नो नीड फॉर दैट। लेट्स सपोज मैं आपको कोरिलेशन दे देता हूँ क्विज के दौरान, आई डोंट गिव यू द बीटा एस्टिमेट्स, आई गिव यू द कोरिलेशन, कि कोरिलेशन ये आई है, इतने सैंपल साइज था, व्हाट कैन यू टेल अबाउट द रियल वर्ल्ड, वहाँ पे कोरिलेशन होल्ड करती है कि नहीं करती। अगर तो वो एसोसिएशन आ गई फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन देयर डिफरेंट सिनेरियोज ना, एक होता था मैं आपको बीटास आपको दे दूंगा और आप वहाँ पे चेक करो, अगर मैं आपको बीटास नहीं दूंगा मैं कोरिलेशन दे दूंगा, ठीक है? तो ये उससे फर्क है, यानी सवाल की नोयत फर्क है, ठीक है? अच्छा, लास्ट चीज की तरफ आते हैं जो कि डेरिवेशन ऑफ ओएलएस है, ठीक है? आई गेस हमने डेरिवेशन के मैं इसलिए करवाना चाह रहे हैं क्योंकि आपको पूछे कि यार ये बीटा नॉट और बीटा का आए कैसे हैं, तो आपको पता तो हो कि बीटा नॉट और बीटा में निकले कैसे हैं। यानी ऐसा तो नहीं है कि बीटा नॉट बीटा में नफला तो नहीं आ गए हैं और वो पता है जी वो कोवेरिएंस और ये निकलते हैं, तो वो निकले कैसे हैं? तो उसके लिए गाइस टू डिराइव द ओएलएस एस्टिमेटर, ठीक है, वी नीड टू मिनिमाइज अवर एसएससी, ठीक है? याद रखना ओएलएस इज नॉट एज द बेस्ट फिट लाइन, तो इट विल ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड द लाइन, ठीक है? ओएलएस क्योंकि मिडल से गुजर रही होती है, उसको मिडल से गुजारने का मकसद यही है कि ताकि जो डिस्टेंस फ्रॉम द मिनिमम लाइन है वो थोड़ा कम हो सके, ठीक है? तो आर स्क्वायर कह रहे हो, आपने हमेशा मिनिमाइज यूआई को करना है।
और आपको पता है आपका यूआई क्या है, यूआई क्या था, यूआई बेसिकली आपका वाई आई माइनस वाई आई हेड था, और आपका वाई आई हेड जो है वो बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स होता है। मैंने वो वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट कर दी है, ठीक है। इस इक्वेशन को यहाँ पे हम यूज करेंगे कैलकुलस, अगेन द कैलकुलस विल कम इन हैंडी ओवर हियर। हम कैलकुलस को अपने यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व दीज थिंग्स फॉर अस, ठीक है। OLS इज नॉन एज अ बेस्ट फिट लाइन, तो इट विल ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड द लाइन। तो अगर आप इस इक्वेशन को डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट, ठीक है, हमें इस इक्वेशन को दो से डेरिवेट करना है, हमें बीटा नॉट और बीटा वन निकालना है, ठीक है। वी आर इंटरेस्टेड इन दीज टू वैल्यूज, वी डू नॉट नो व्हाट दीज वैल्यूज आर, हमें बीटा नॉट और बीटा वन हेड निकालनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे बीटा नॉट। बीटा नॉट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन को बीटा नॉट के साथ डेरिवेट करो तो आपके सामने -2 आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन बार एक्स बार आ गया। 2 आपका यहाँ पर है, वो सबके साथ कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा। उसके बाद आपकी समेशन आ जाएगी, समेशन वाई आई बार माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स बार इज इक्वल टू वाई, ठीक है। आपकी ये सारी इक्वेशन यहाँ पे आपकी बन के आ गई। अच्छा, अब यहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे, इसका मैं आपको यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ। देखो आप मुझे बता सकते हो कि एवरेज किसके बराबर होती है। अगर मैं आऊँ यहाँ पर और बोलूँ यार वाई वाई बार बराबर किसके है, आप कहोगे वाई बराबर होता है एन आई इज इक्वल टू 1 वाई आई ओवर एन, इसी के बराबर कहोगे आप मुझे। अगर मैं बोलूँगा एवरेज किसके बराबर है, एवरेज मीन किसके बराबर होता है, अर्थमेटिक मीन जो है, तो आप कहोगे जनाब वो सम ऑफ वाई ओवर एन, सम ऑफ वाई ओवर टोटल एन, ठीक है। तो अगर मुझे वाई आई की जगह एक वैल्यू पुट करनी है तो मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इज इक्वल टू एन वाई बार, ऐसा ही है। और ये वैल्यू जो आप यहाँ पे देख रहे थे, ये वैल्यू जो यहाँ पे थी, वो वैल्यू यहाँ पर ये आ गई। डज दैट मेक सेंस राफे? सर एक दफा लाइक हाँ। ये -2 कहाँ से आया, उस वाले स्टेप से जरा बता दें एक दफा फिर से -2 ऐसे। डेरिवेट किया ना, जो इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन डेरिवेट की, कैलकुलस में डेरिवेट की, तो वो जो पावर 2 यहाँ पे थी पिछले वाली स्लाइड पर, ये वाली जो स्लाइड थी, ये 2 यहाँ पे था, डेरिवेट करोगे बीटा नॉट के लिए तो 2 इधर आ जाएगा बाहर, पावर रूल चेन रूल लगाना, ठीक है। तो वो यहाँ से वहाँ पे हम आ गए। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका वाई आई बार यहाँ पे था, आपने समेशन आप अंदर ले गए ना, समेशन अंदर ले गए तो वाई आई बार पे आपने सम अक्रॉस एन करने हैं आपने। अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज किससे बराबर होता है तो आप कहोगे एवरेज बराबर होती है सम ऑफ वाई ओवर टोटल ऑब्जर्वेशंस ऑफ एन। मैंने क्या किया, मैंने इस वाली चीज को वाई आई बाई की जगह मैंने एन वाई बार मैंने पेस्ट कर दिया मैंने। दैट डजंट मेक सेंस आदिल, डजंट मेक सेंस नहीं आदिल? सर आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही। क्या चीज अभी तंग करी, हम तो स्पीड अप करते हैं इस काम को। नहीं सर ठीक है समझ आ रही जी। है? जी, और ये बीटा नॉट को आपने सब्जेक्ट बना दिया हाँ, और बीटा बाकी नॉट को दोनों मैंने को सब्जेक्ट सिर्फ बना कर दिया दिया। मैंने, ठीक है। अब ये जो बीटा नॉट है, बीटा नॉट को अगर मैं अक्रॉस, बीटा नॉट कांस्टेंट एक वैल्यू है, अगर मैं इसको एन के क्रॉस एन टाइम्स सम करूंगा तो क्या निकलेगा, एन इंटू बीटा नॉट, ऐसे ही है, ठीक है। बीटा वन जो है अगेन वो कांस्टेंट था, बीटा वन कांस्टेंट था, बीटा वन अगर कांस्टेंट है तो बीटा वन ऐसे बाहर आ जाएगा और अंदर जो होगा आई इज इक्वल टू 1 ओवर एन एक्स आई बार, ठीक है। अगर ये चीज बनती है तो इस पर क्या होगा, एक्स बार यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ऐसा ही है जैसे मैंने अभी इसका किया है। सर ये पहले एक्स आई पे बार नहीं था, बाद में आ हाँ, गया है वो उसी तरह से ना, देखो समेशन की वजह से। हम समेशन की वजह से ना, बीटा वन इधर है और आपका आई इज इक्वल टू 1 और एन और एक्स आई है, जैसे मैंने इसका किया मैंने इस तरह इसके बाद बाहर आ जाएगा ना इसके ऊपर, ठीक है। तो आपका एन सब में एन कॉमन है, आपका एन कट जाएगा तो आपका बीटा नॉट क्या निकला, बीटा नॉट आपका निकला वाई बार माइनस बीटा वन
बीटा वन हैट ओवर एक्स बार। ठीक है, आपने यानी आपको बीटा वन की वैल्यू पता होगी तो आप वाई बार माइनस एक्स बार निकाल सकते हो। वाई बार आपको पता होगा, यानी आपको बीटा नॉट निकालने के लिए आपको वाई बार पता होना चाहिए, आपको एक्स बार पता होना चाहिए और आपको बीटा वन पता होना चाहिए। देन यू कैन कंप्यूट द बीटा हैट। डज दैट मेक सेंस? एनी कंफ्यूजन्स? ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट थिंग व्हिच इज सॉल्विंग फॉर बीटा वन। ठीक है, बीटा वन के लिए भी गाइस आप अपनी पहली इक्वेशन पे आओ तो यहाँ पे अगर मैं बीटा वन के लिए करूंगा तो साथ 2xi आएगा। यहाँ पे तो 2 आ गया था सिंपल, यहाँ पे 2xi आएगा साथ। ठीक है, तो 2xi आपका बाहर इधर आ गया। ठीक है, 2xi आपका बाहर इधर आ गया इज इक्वल टू yi माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स, और इस तरह से आपका इक्वेशन बन के आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, अब xi तो बाहर आ गया है, अब हम क्या करेंगे जनाब, xi yi माइनस बीटा नॉट। अब मैंने क्या किया, मैंने xi को मल्टीप्लाई कर दी। 2 तो वैसे फिर कैंसिल आउट हो गया, लेकिन xi नहीं हम कैंसिल आउट कर सकते क्योंकि वो एक नंबर है, वो चेंज हो रहा है वक्त के साथ साथ। 2 कांस्टेंट था इसलिए हमने उसको निकाल दिया। मल्टीप्लाई करो तो xi yi माइनस बीटा नॉट xi माइनस बीटा वन xi। अभी तक यहाँ तक ना ये सारी टर्म्स अभी ना इसके अंदर है, ये सब पे समीशन लग रहा है। ठीक है, अब बीटा नॉट आपको पता है, बीटा नॉट अभी आप निकाल के आए हुए थे पुराने वाली इक्वेशन से जो भी हमने पहले देखा है। आपको पता है बीटा नॉट जो होता है वो होता है वाई बार माइनस बीटा वन एक्स बार। ठीक है, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया मैंने। अगेन ये अभी भी टर्म इसके अंदर ही है। अब मैं टर्म्स को खोलना शुरू करता हूँ। एक्स आई माइनस वाई आई, वाई बार के साथ भी एक्स आई मल्टीप्लाई होना था, वाई बार इधर ही आ गया और एक्स आई जो है उस पर समीशन अक्रॉस एन होगी। इसी तरह यहाँ पे बी वन एक्स वन बार कॉन्स्टेंट है और अंदर एक्स आई पे अब ये समीशन होनी है, और इसी तरह माइनस बी आई और समीशन एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस? सर एक दफा फिर ये वाई बार वाली चीज समझा दो। वाई बार क्या चीज समझाऊं? ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा वाई आई एक्स आई बार से, ये मल्टीप्लाई होना है ना अभी। ठीक है, अब वाई बार तो कांस्टेंट है, वो तो उस पर समीशन नहीं लगेगी, वो तो एक कांस्टेंट नंबर है, वो तो सिंपल मल्टीप्लाई होना है एक्स आई। समीशन तो लगेगी एक्स आई के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे एक्स आई की समीशन यहाँ पे लगा दी। इसी तरह बीटा वन एक्स बार अगेन कांस्टेंट नंबर्स हैं, और लेकिन एक्स आई जो है उस पर समीशन लगेगी, तो मैंने यहाँ पे समीशन लगा रहा हूँ उसके ऊपर। Adil, does that make sense? जी आदिल? यस सर। ओके, अच्छा जी, अब क्लियर ऑल ड्राइंग्स। एक्स आई वाई माइनस, वही मैंने दोबारा इक्वेशन आपके लिए दोबारा लिख दी जस्ट फॉर कन्वीनियंस, ताकि हम याद आए, क्योंकि हम इस टाइम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की हम इस टाइम एंटर हुए हैं। तो ये इक्वेशन मैंने दोबारा वो वाली रीराइट की है यहाँ पे। ठीक है, अब एक्स आई माइनस, मैंने आपको जैसे बताया था कि एक्स आई अगर सम लोगे तो अब एन वाई एक्स आ जाएगा, क्योंकि हमने जैसे भी पहले हमने किया था कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करनी हो तो बेसिकली ये वैल्यू जो है एक्स बार जो है विच इज इक्वल टू एक्स आई ओवर एन। अगर मैं उसको थोड़ा रिप्लेस करूँ तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स आई, सॉरी समीशन एक्स आई इज इक्वल टू एन एक्स बार। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर दोबारा मैंने चीज़ यहाँ पे डाल दी, यहाँ पे भी सब समीशन आ गया, लेकिन यहाँ पे एक्स बार स्केयर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बी आई एक्स था, यहाँ पे एक्स बार एक और होगा तो वो स्केयर बन जाएगा। ठीक है, फिर माइनस बीटा वन करने के बाद बीटा वन और एक्स आई स्केयर तो वैसे का वैसे ही रह गया। अब आई नीड टू चेंज, अब मुझे बीटा वन को सब्जेक्ट बनाना है इस इक्वेशन में। आई नीड टू मेक सब्जेक्ट आउट ऑफ बीटा वन। तो बीटा वन जो है बेसिकली आपका, बीटा वन आपका क्या है, बीटा वन आपका है इज इक्वल टू एक्स आई वाई माइनस एन एक्स वाई बार, एक्स बार वाई बार, और आपका वो एक्स आई स्केयर माइनस एन एक्स स्केयर आपका आ जाता है। इन्हीं इक्वेशंस के थ्रू मैंने वो सारी चीज़ें मैंने सबमिशन करके मैंने दिखाई है। ठीक है, अब गाइज ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र है, ये सफ़र मैं आप लोगों के लिए इसके इन्वाइट करूँगा कि आप लोग इसको ट्राई लाजमी मारो। ये जो चीज़ है ना वो इसी चीज़ के बराबर बनती है। अगर आप इसको सॉल्व करना शुरू करोगे तो आप देखोगे आप इसी चीज़ से पहुँचोगे, एक्स आई वाई बार माइनस एक्स आई बार। ठीक है, ये आपने खुद कैलकुलेट करनी है। अब ये चीज़ जो है गाइज, ये याद करो ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस, दिस इज द कोवेरियंस।
याद करें मेरे प्रोबेबिलिटी जब हम प्रॉप्स पढ़ रहे थे हम, तो ये आपकी बनती है कोवेरियंस ऑफ x, y, और ये आपकी बनती है वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, अब अगर मुझे इसको थोड़ा सा और नीट करना हो, ठीक है, मुझे इसको थोड़ा सा और नीट करना हो, तो इसमें कोवेरियंस की बजाय कोरिलेशन भी एंट्री की जा सकती है। कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था गाइस? कोरिलेशन का फॉर्मूला था कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, जिसको आप लोग लिखते ऐसे थे, कोवेरियंस एक्स वाई ओवर, इसको आप लिखते थे लाइक दिस एंड लाइक दिस। और इसी को अगर मैं इसको थोड़ा प्ले अराउंड करूं, तो ये फॉर्मूला कैसे चेंज होगा? ये फॉर्मूला चेंज ऐसे होगा, कोवेरियंस की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। और वेरिएंस क्या होती है? वेरिएंस होती है जनाब सिग्मा एक्स स्क्वायर। अगर वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर होती है तो ये सिग्मा एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारा बीटा निकलेगा B इज इक्वल टू सिग्मा वाई ओवर सिग्मा एक्स। और यही फार्मूला जो मैंने अभी आपके सामने में मैंने आपको इस तरह से इस फार्मूले को खेलते खेलते मैं यहाँ पहुंचा हूँ मैं आपके साथ। इसी फार्मूले को मैंने पिछली क्लास में आपको दिखाया था। ये देख लें गाइस, ये वाला फार्मूला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेट्स चेंज द कलर, राइट। ये जो फार्मूला आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, यही फार्मूला मैंने आपको ये नीचे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। P वो आपका रो बना हुआ है, वो आपका R है, से एस वाई डेट आपके जो सैंपल की y की वेरिएंस क्या थी, आप स्टैंडर्ड डेविएशन क्या थी, और x की डेविएशन क्या थी। ठीक है, बीटा के बारे में कुछ चीजें नोट करो कि अगर आपके x में डेविएशन ज्यादा है, अगर आपका x में ज्यादा वेरिएंस आपकी डेविएशन ज्यादा आ रही है, तो आपका बीटा 1 का रिलेशन कम होगा। लेकिन अगर आपके y में डेविएशन ज्यादा, तो आपके बीटा 1 ज्यादा हाई होगा। ठीक है, सेम गोज फॉर आर, अगर कोरिलेशन ज्यादा तो आपका बीटा ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपके एक्स में वेरिएंस ज्यादा हो गई है, तो आपका बीटा कम होता जाएगा। तो अगेन यू नीड टू मेक सम यूजफुल कैलकुलेशंस आउट ऑफ दिस थिंग। ठीक है, और अभी मैं क्लास के बाद जब मेरी रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, रिकॉर्डिंग के बाद में जब बच्चे बेचारे जाएंगे हैं हमारे, उनको मैं थोड़ी सी टिप्स दूंगा कि व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट इन द क्विज और क्लास में। नाउ राफे सर समझ सारी आ गई है, बस लाइक क्वेश्चन ये है कि ये B0 की भी और B1 की भी जो हमसे लाइक क्विज में या किसी भी चीज में आप डेरिवेशन पूछेंगे या हमें सिर्फ डेरिवेशन इनके नहीं, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए? डेरिवेशन देखो, ठीक है, डेरिवेशन बताने का अच्छा गाइस, थोड़ा सा वो मैं समझने के हाँ लिए। हाँ, डेरिवेशन के बारे में थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बता दूं। आई वुड लव टू टेस्ट यू ऑन डेरिवेशंस, लेकिन द थिंग इज जस्ट कि देखो डेरिवेशंस ना आप लोगों को मैंने स्लाइड्स में मैंने की हुई हैं। यू कैन हैव दिस रिटन इन समथिंग एल्स, आप लोग उसको लिख के वहाँ पे रख सकते हो अपने स्लाइड पे, बाद में पेपर जब आए तो उसको बस आपने छापा ही में लगाना है आपने उस टाइम पे। तो आई कैन नॉट टेस्ट यू ऑन दिस थिंग्स। डेरिवेशन करने का मकसद ये था कि आप लोगों को ताकि पता हो कि बीटा नॉट और बीटा वन के फार्मूलाज बने कैसे हैं। क्योंकि ये फार्मूलाज अगर आप लोगों को मैं वैसे बता दूंगा तो यू विल बी से कि सारे मैं फार्मूलाज बता ही नहीं रहे हैं इनके। स्टैंडर्ड का फार्मूला बताना बहुत मुश्किल है फिलहाल एट दिस स्टेज एंड गिवन द टाइम। कोर्स के स्कोप में भी नहीं आता ये वाली चीज, अदरवाइज आई वुड हैव डन दैट वे। लेकिन बीटा वन और बीटा नॉट की जो असल वैल्यूज हैं जी, तो यू नीड टू नो द फाइनल वैल्यूज कि इनके फाइनल फार्मूलाज की वैल्यूज क्या होगी। इफ यू आर अवेयर ऑफ दीज फार्मूलाज, इट विल मोर देन इनफ फॉर यू टू सॉल्व द क्विज और अटेम्प्ट द फाइनल। ठीक है, what I would recommend the whole class, what I would recommend the whole class is कि जो चैप्टर 10 के जो क्वेश्चंस जो करवा रहे हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज के वाले सवालों को अटेम्प्ट करें, तो यू कैन हैव सम आइडिया कि आप कितने पानी में हो। आई वॉन्ट बी गिविंग यू एनी असाइनमेंट दिस टाइम फॉर इन क्लास असाइनमेंट रिग्रेशंस के बारे में, और जो हमने फाइनल चीज़ें की हैं क्विज में आप लोग, मैं चाहूँगा कि आपने बुक खोल के डेविड क्लीन की बुक जो है बुक को खोल के उसमें से प्रैक्टिस करना शुरू करो। तो यू कैन हैव सम आइडिया कि हम कहाँ तक हैं, हम कितना कर सकते, कितना नहीं कर सकते। ठीक है, so with that thing in mind, I am going to stop the recording now, और मैं फिर उन बच्चों को इनके सवालात बताऊंगा, और कुछ सवालात मैं बताऊंगा उनको इसके, और they can also ask me questions after this session.
So with that thing in mind, guys, take care. And to all the recorded जो क्लास में नहीं आ सके, I really miss you all. अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ कुछ बच्चों के, तैमूर, सालिक तो पता नहीं कितनी क्लासों से गायब है, खदीजा भी आती थी, खदीजा भी चली गई, दाऊद भी नहीं आया आ रहा आजकल, जैद मलिक भी क्लास का अच्छा बच्चा है, जैन नहीं आया, इसके अलावा और भी कुछ लोग थे, मुझे सॉरी है, सबके नाम हम याद नहीं रहते, तो आई गेस मैंने कुछ 6-7 लोगों के नाम लिए मैंने अभी। दोनों खदीजास भी चली गई हैं, दोनों खदीजास भी नहीं है, फातिमा नहीं है, फातिमा भी क्लास में नहीं आ रही। सो it's just my way of saying guys कि I miss you all, प्लीज क्लास में आ जाए करो ताकि थोड़ी सी क्लास थोड़ी सी और इंटरेक्टिव रहे। तो with that note in mind, I like to stop the recording and see you all on Tuesday hopefully. Hafiz.